मोदी जी का इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है साहब। लोग गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं साहब। वो सिर्फ सत्ता के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। उन्हें इस देश से कुछ लेना ही नहीं है साहब। ना देना है ना लेना है। ये देश गर्त में जाता है तो भी चला जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी 26 विधवाओं के घर पर नहीं जा पाया, जो आदमी अपनी 2 घंटे की स्पीच में एक बार भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दर्शा पाया, वो क्या करेगा? मोदी जी दरअसल हमारे क्षेत्रों को सफर करना मंजूर करेंगे। ट्रंप की सुनामी आज से शुरू हुई है और आपको काली दिवाली के रूप में इस सीजन में नजर आएगी साहब। इस सीजन में जहां पे करोड़ों रोजगार कहां जाएंगे नहीं पता। दुनिया में जितने डायमंड जाते हैं इंडिया से उसका 80% सिर्फ अमेरिका में जाता है। ये लोगों को सुन के हैरानी होगी। 50 लाख लोग काम करते हैं। आपका 25% टैक्स और उसके ऊपर पेनल्टी, ये सारे के सारे मार्केट से बाहर। हमारे भारत के रोजगार जो है काली दिवाली मनाने जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं। चुप रहने से समस्याएं सॉल्व नहीं होती। आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर मैक्रो विरोध नहीं कर सकता, कीर स्टॉर्मर विरोध नहीं कर सकता, जर्मनी के मर्ज अगर विरोध नहीं कर सकते, इटली की मेलोनी विरोध नहीं कर सकती, आपको लगता है कि मोदी विरोध कर सकते? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भारत को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे पहले तो प्रधानमंत्री को सीधे अपने निशाने पर ले रहे थे और लगातार जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, उसका जो विराम की जो बात है, वो सतत वो कह रहे हैं। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बार वे कह चुके हैं अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर, कि जो सीज फायर था वो उन्होंने कराया। इसको लेकर बहुत फजीयत हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी। अभी आपने देखा था जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई तो सबसे ज्यादा निशाना इसी बात को लेकर साधा गया और राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया था कि यदि इंदिरा गांधी की अगर उनकी 50% भी हिम्मत वे कर पाए नरेंद्र मोदी जी, तो सदन के भीतर कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। और तमाम बहुत सारे जो विपक्ष के सदस्य उन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए, लेकिन नहीं जवाब आया और नरेंद्र मोदी जी उधर उधर की बातें करते रहे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का एक भी बार नाम नहीं लिया और वे चीन को लेकर भी कहीं हिम्मत नहीं कर पाए। पूरे का पूरा जवाब हमने देखा था। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे भारत को कहीं मुश्किल में डाल रहे हैं। उन्होंने वो जो 25% जो टैरिफ वार चल रहा है उसमें एक नया जो थोप दिया है भारत पे और साथ में जुर्माने की भी कहीं बात कह दी है। रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं तो उसे लेकर उन्होंने कह दिया है कि आप बाज आइए, नहीं तो हम सैन्य जो आपके हथियार है, तेल है, 25% हम उस पर भी कहीं टैरिफ जुर्माना लगा देंगे। ये तो चल ही चल रहा है और इन सब के बीच एक और निकल कर खबर अभी ताजा आ रही है कि उन्होंने कार्रवाई करना भी शुरू कर दी है। भारत की ऐसी 6 कंपनियां हैं जो ईरान से कहीं कथित तौर पर चोरी छुपे तेल खरीद रही थी, उनको प्रतिबंधित कर दिया है। वैसे तो उन्होंने कुल 24 ऐसी दुनिया की कंपनियां हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया। तो जो उनकी दादागिरी है, जिस तरीके से वो पेश आ रहे हैं, ठीक है, दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा वो दुनिया के अलग अलग मुल्क जाने, लेकिन भारत में इसके क्या कुछ दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही ये आया था कि जो टैरिफ उन्होंने 25% 1 अगस्त से लागू करने जा रहे हैं, तो जो भारतीय जो हमारा शेयर बाजार है आज खुला, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह के कहीं मंदी, कहीं जो गिरावट दर्ज हुई। और मैं जो कह रहा हूं कि अब इसके क्या कुछ दूरगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले हैं, क्या कुछ दिक्कतें जो भारतीय जो आम जन है उसको, और खासकर किसान, क्योंकि मंशा पीछे साफ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कृषि के लिए भारतीय जो बाजार है उसको खोल दिया जाए, यहाँ वो अपने मुक्त तरीके से व्यापार व्यवसाय कर सके। वैसे भी कह रहे हैं कि हमारी तो डील हुई है, डील के चक्कर में मोदी जी को हमने जो है राहत प्रदान की और भारत पाकिस्तान के बीच का जो संघर्ष था उसे रुकवाया। ये सब सारा है। तो इसके क्या कुछ रिपरकेशंस होंगे, चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के, पहले उनको जोड़ूंगा। जुड़ गए हैं हमारे साथ हैं दिनेश के वोहरा साहब। आप इन्हें देखते सुनते हैं, रिटायर्ड IRS अधिकारी और विदेश एवं जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप एक शानदार टिप्पणियां करने वाले, शानदार इस मामले में लिखने वाले, और आपका अपना स्वयं का चैनल है, उस पर आप देखते होंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा दिनेश सर। और शुरुआत यहीं से कि ये जो
ट्रेड वॉर जो कर रहे हैं, उन्होंने छेड़ रखा है ट्रंप ने, तो इसके क्या कुछ जो 25% अब थोप दिया है भारत पर, साथ में जुर्माने की भी कहीं धमकी चेतावनी दी, और 1 अगस्त कल ही है, आज हम जब 31 जुलाई को चर्चा कर रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया सब पर दिनेश के वोरा साहब। जी संजीव भाई, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। मुद्दा तो इम्पोर्टेंट है। अब इसे किस रूप में देखा जाए, मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर चश्मे की जरूरत होगी इसके लिए। और ब्रॉडर चश्मा ये होगा कि दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर था ना, वो बदल रहा है। अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। तो अभी तक जो मान्यताएं थी वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, वो मान्यताएं ध्वस्त हो रही हैं। बहुत दशक पहले हमने पूरी दुनिया में कोशिश की थी कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाएं जो देशों के बीच में एक फेयर ट्रेड का संचालन कर सके। तो उसमें सबसे पहले शुरुआत गैट से हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो बाद में फिर मॉडर्न स्वरूप में डब्ल्यूटीओ के रूप में आया। और कई मेंबर शुरुआत में नहीं बने, बाद में बने, लेकिन उनको एहसास हुआ कि हाँ, डब्ल्यूटीओ का जो कंट्रीब्यूशन है काफी बड़ा है, कि दुनिया के अंदर जो अमीर देश हैं, जो या एक डेवलपिंग कंट्री हैं या जो पुअर कंट्री हैं, उनके अंदर ट्रेड का संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें ग्रोथ का मौका मिले, जो बहुत गरीब देश हैं उनके प्रति थोड़ा दया भाव दिखाया जाए और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें ना की जाए, और जो अमीर हैं वो थोड़ा त्याग करें। लेकिन इस सब प्रक्रिया के अंदर अधिकतर जो अमेरिकन राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने इन सारे जो कन्वेंशंस थी, वर्ल्ड कन्वेंशन, उसका सम्मान किया उन्होंने। छोटे मोटे एडजस्टमेंट चलते थे, डिस्प्यूट होते थे, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी है डब्ल्यूटीओ के अंदर, वो उसको सॉल्व करती थी। लेकिन जब ट्रम्प साहब आए अभी, तो उन्होंने एक सारी पुरानी कन्वेंशंस को धता बताते हुए अपना ही एक ट्रेड, क्या कहते हैं कि डोमेन पैदा कर लिया, कि जो मैं कहूंगा वही इस ब्रह्मांड में होगा। और मैं ये डब्ल्यूटीओ और उसकी कन्वेंशंस परंपराओं का मैं कोई सम्मान नहीं करता हूं। तो एक कॉमन फीचर आया कि भाई, चूंकि आप मेरे से फायदा उठाते हो, मुझे ज्यादा माल बेचते हो, मेरे से कम लेते हो, मेरे माल पे ज्यादा ड्यूटी मारते हो, मैं आपके माल को फ्री में छोड़ता हूं, तो ये वन साइडेड है। कुछ हद तक ये इल्जाम सही भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा दोष दूंगा। लेकिन उसको एक स्वीपिंग ऑर्डर में लेकर आए और ये कहें कि नहीं, ये सारी चीजें गलत है, मैं अपना जो सो कॉल्ड ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव रखना चाहता हूं, तो वो थोड़ी यहाँ गलती भी है। क्योंकि बाकी देश तो बेचारे डॉलर को तरसते हैं ना, लेकिन अमेरिका तो डॉलर को नहीं तरसता ना, वो तो उसकी लोकल इकोनॉमी है। तो अगर वो माइनस में जाते हैं तो भी वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि उनको डॉलर किसी आईएमएफ से या किसी वर्ल्ड बैंक से बोरो थोड़ी करना है। उनका अपना फेड है, जाएगा अपने ऑर्डर देगा, इतना मुझे डॉलर और दे दो, मिल जाएगा उसको। तो उसको डॉलर लेने की कोई दिक्कत थोड़ी थी। लेकिन अब जो उन्होंने नया नॉर्मल जो पैदा किया है, ये दुनिया के लिए वास्तव में ही दिक्कत पैदा करने वाला है। भारत के बारे में जो कहा जाता है कि इंडिया इज ए टैरिफ अब्यूजर, या एक किस्म से दुनिया में टैरिफ किंग है, वो आधा सही है, मैं आपको बताऊं, तो गलत भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे सुन के मेरी बात को, कि भारत की जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो इतनी ज्यादा है कि वो एक्चुअली एक तरह से डेटरेंट बन जाता है। और कहीं ना कहीं हमें इस बात को सोचने पर मंजूर होना चाहिए कि वो जो संतुलन चाहिए वर्ल्ड ट्रेड में, वो हम पैदा नहीं कर पाते हैं। और फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। अब रही बात की ये जो 25% टैरिफ आया है, तो यहां से एक चीज और भी निकल कर आती है। आज करीब करीब 3 महीने हो गए इस बात को, जब नए टैरिफ आए थे, फिर पोस्टपोन करके 10% पे लाया गया, और लोगों को टाइम दिया गया कि भाई तुम डील करो। डील सारी वन साइडेड हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर भारत के द्वारा कोई भी निर्णय ना लिया जाना भी भारत के खिलाफ जाता है। नॉट टेकिंग ए डिसीजन इज नॉट ए डिसीजन साहब। ये नरसिम्हा राव के टाइम में चलता था, अभी नहीं चलेगा साहब। ये दुनिया जिस गति से आगे जा रही है एआई की स्पीड से, आप यहां पर सोचिए कि मैं फाइल पे फाइल और उसमें नोटिंग पे नोटिंग और मैं डिसीजन नहीं लूंगा, तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली
आप किस लिमिट तक सरेंडर कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और दूसरे कहते हैं कि आज सुबह मैं सुन रहा था बीजेपी की कुछ एमपीज का स्टेटमेंट था कि मोदी जी भारत के हितों का ध्यान रखेंगे और हम हितों को सेक्रीफाइस नहीं करने देंगे, और इस किस्म की बड़ी बड़ी बातें। तो मेरे मन में एक ही सवाल आया, व्हाट ऑप्शन यू हैव गॉट? क्या हम्म। आपके पास ऑप्शन है क्या, वो जो आप कह रहे हो कि मोदी जी हितों का ध्यान रखेंगे और ये सब करेंगे? हैज मोदी द ऑप्शन? नो, ही डजंट हैव ऑप्शन सर। सर। उसके सामने एक डाइस रखी गई है, उसके सामने एक पेन रखा गया है और कहा गया साइन करो इसको। ऑप्शन क्या है उसमें? हम्म। तो बहुत सारे लोग जो ऑप्शन का जो एक चीज लेके आ रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, ये 25% ड्यूटी नहीं है साहब, ये ज्यादा है। क्योंकि जैसे इंडिया में भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत सेस और एडिशनल ड्यूटीज आती हैं, तो नॉर्मली ये 30 से 38% के बीच में आता है। ये Okay. 25% नहीं होता है। और ये अभी पेनल्टी आई नहीं इसमें। पेनल्टी का तो पता नहीं कितना है। पेनल्टी 100% टू द सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, ड्यूटी है, या उसके अलावा है। 100% है, 50 है, 70 है, नहीं पता। साथ में ये नहीं बताया गया कि ये 25% टैक्स जो एग्जिस्टिंग 10% है उसके ऊपर है, या इसके उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा वो। जी। अब ये किसी ने सोचा नहीं इस बारे में। जी। जी। क्लैरिफिकेशन नहीं इसके बारे में कि ये जो 10% अभी जो लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है या उसके ऊपर 25 है, या ये 10 25 को एब्जॉर्ब कर लेगा, या 25 10 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा वो भी नहीं है। तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक सेक्शन 132 आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मोबाइल के अंदर, जो ये कहता है कि मैं आपको 15 दिन की एग्जाम्पशन देता हूं कि 15 दिन तक ये नए टैरिफ लागू नहीं होंगे। तो 15 दिन के अंदर आप कुछ छोटा मोटा जो हेरफेर करना है कर लो, बातचीत करनी कर लो। सेक्शन 232 है ये कुछ एक डील का। वो अभी 232 अप्लाई होने जा रहा है 1 तारीख से। तो 15 दिन का एक रिप्रीव मिल जाएगा एप्पल को इंडिया में, कि 15 दिन तक तो भाई वो आप कर लो काम। लेकिन 15 अगस्त के बाद आप क्या करोगे? तो एक चीज तो तय है बिल्कुल, इस टैरिफ से मुक्ति नहीं है आपको, इतना समझ लीजिएगा आप। 25 नहीं लगेगा तो 20 लग जाएगा, ठीक। 20 नहीं लगेगा तो 15 लग जाएगा। लेकिन अगर आप 20 पे आते और 15 पे आते, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करने को तैयार रहना चाहिए। देखिए, 15% की डील ईयू को मिली है, जापान को मिली है, और उससे वादा लिया गया कि भैया 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करो मेरे देश में। और यह भी वादा किया गया कि 750 बिलियन डॉलर का तेल खरीदोगे मुझसे अगले 3 साल में, ये ईयू के साथ। 15% दिया उसने। और उसके माल पे तुम ड्यूटी नहीं मार सकते, यानी कि अमेरिका का माल आएगा तो आप 0% ड्यूटी करोगे। तो शर्तें बहुत भारी है, तो 15% आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वादा तो किया नहीं कि मैं आपसे 100 बिलियन डॉलर का माल खरीदूंगा। वो तो है ही नहीं ना। तो आप गए तेल लेने। 20% आपको तब मिलेगा जब आप करीब करीब 100 बिलियन डॉलर का वादा करोगे कि मैं आपसे ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा हर साल। तब आपको 20% मिलेगा। तो साहब 25 तो नीचे नहीं जाता, ये तो वहीं रहेगा। और बिल्कुल। 20 पे आने के लिए हमें बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब हम जरा उन सेक्टर्स को देख लें भाई, जो सफर होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम हवा में बातें करेंगे ना, चीजें समझ में नहीं आएंगी एक्चुअली। प्लीज प्लीज। अब हमारा व्यापार कितना है गुड्स का? 87 बिलियन डॉलर है अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है गुड्स का। और सर्विसेज का एक्सपोर्ट कितना है? 110 बिलियन डॉलर का। इसमें सॉफ्टवेयर भी है, अदर सर्विसेज भी है। अगर भारत के ऊपर सैंक्शंस आती हैं तो सर्विसेज भी इंपैक्ट होती है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। सेकेंडरी सैंक्शंस में हमारी सर्विसेज भी इंपैक्ट करेंगी। तो कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ 87 बिलियन डॉलर इंपैक्ट आ रहा है, ये 200 बिलियन डॉलर का इंपैक्ट है साहब, हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, 14.4 बिलियन डॉलर स्मार्टफोन्स, दवाई 12.7 बिलियन डॉलर, डायमंड 11.9 बिलियन डॉलर, मशीनरी 7 बिलियन डॉलर, केमिकल्स 3.6 बिलियन डॉलर, पेट्रोलियम 3.2 बिलियन डॉलर, स्टाइल 3.1 बिलियन डॉलर, स्टील एल्यूमिनियम मेटल्स 2.8 बिलियन डॉलर, ऑटो पार्ट्स 2.8 बिलियन, मरीन प्रोडक्ट्स 2 बिलियन डॉलर। अब इसका एक इंपैक्ट तो शुरू हो गया कि रुपया टूटना शुरू हो गया, 87 रुपए 60 पैसे पे। क्रूड ऊपर आना शुरू हो गया, जो अब 1 तारीख आई है तो 73 डॉलर पर बैरल पे आया है। आप सोचिए कि भारत के ऊपर उसका असर क्या होने जा रहा है। जी। जी। कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? वो कास्केडिंग इफेक्ट अगर हम सोचें,
तो हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी और हमारी इकोनॉमी क्रैश होने जा रही है और करोड़ों लोगों के रोजगार जाएंगे। मैं कुछ सेक्टर्स की बात करके बताऊंगा दर्शकों को कि कौन से सेक्टर में कितने लोग प्रभावित होने जा रहे हैं सिर्फ एक अमेरिका के साथ बिजनेस करने से या ना करने से। साहब, पहला, मोबाइल फोन, 1,22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। पूरा जी। इकोसिस्टम इंडिया ने डेवलप किया है बैंगलोर चेन्नई बेल्ट के अंदर। मिलियंस ऑफ जॉब्स विल बी लॉस्ट। 1,22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर गारमेंट सेक्टर, 27,000 करोड़। सम छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग, क्योंकि हाथ से काम होता है गारमेंट सेक्टर के अंदर और टेक्सटाइल में, तो वो सारा का सारा खतरे में, क्योंकि आपका 25% टैक्स और उसके ऊपर पेनल्टी, ये सारे के सारे मार्केट से बाहर हो जाएंगे। डायमंड्स, साहब, 1,00,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। सिर्फ दुनिया में जितने डायमंड जाते हैं इंडिया से, उसका 80% सिर्फ अमेरिका में जाता है। अमेरिका ये में। लोगों को सुनकर हैरानी होगी। 50 लाख लोग काम करते हैं, 15 लाख सिर्फ सूरत में काम करते हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, ये लोग एक काली दिवाली मनाएंगे इस साल। काली दिवाली, हमारे भारत के रोजगार जो है काली दिवाली मनाने जा रहे हैं। दवाइयां, उस दवाई के बिना अमेरिका का गुजारा नहीं है। 1,10,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, 12.7 बिलियन। मिलियंस ऑफ जॉब्स आर गोइंग टू हिट सर। एक बहुत छोटा एक्सपोर्ट, $2 बिलियन का, 17,000 करोड़ का, जिसे हम हवा में उड़ाते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स, झींगा मछली और कुछ और चीजें। साहब, लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ फिशरमैन आर गोइंग टू सफर, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ के लाते हैं, और वो मछली 17,000 करोड़ की जो हमारी सालाना एक्सपोर्ट होती है अमेरिका को, सर, वो 17,000 करोड़ के ऊपर जिंदा रहने वाले लाखों मछुआरे हैं और उनकी जिंदगी तबाह होने जा रही है साहब। उसके बाद आगे आते हैं मशीनरी। लोग पहचान नहीं पाते कि इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर में से एक और, जहां करोड़ों लोग काम करते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी, खराद की मशीनें, छोटी छोटी मशीनें, और वो बड़े ट्रेडर को बेचते हैं, वो आगे अमेरिका को भेजते हैं। 60,000 करोड़, इसमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं, करोड़ों लोग। ऑटो पार्ट्स, इंडिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम, जी। इससे बड़ा कोई जी। इकोसिस्टम नहीं है। वहां पे मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू लूज जॉब, क्योंकि यहां पर 24,000 करोड़ के एक्सपोर्ट सफर होने जा रहे हैं। आईटी सेक्टर, सर्विसेज में ऑलरेडी अंडर प्रेशर, 50 लाख एम्प्लॉइज टोटल, और 2 साल में 25 लाख रह जाएंगे, क्योंकि एआई सबको खाएगा। टीसीएस के 12,000 तो गए ना, 12,200 गए हैं। कभी ग्रोथ गए। 5% से नीचे आएगी। हमें दरअसल जो डराने वाली पिक्चर है ना, वो यहां से निकल के आती है। आप सोचिए, कल एक बड़ा आर्टिकल था, 12,200 लोग जाते हैं, तो आर्टिकल क्या आता है एक बड़े इकोनॉमिक पेपर के अंदर, व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट ऑन द रियल एस्टेट। आईटी के लोग मकान खरीदते हैं। अब जो आईटी सिटीज हैं, गुड़गांव है, पूना है, बॉम्बे भी है, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, ये आईटी सिटी है सारे के सारे। सर, यही लोग मकान खरीदते हैं, यही लोग गैजेट्स खरीदते हैं, यही लोग हाई क्लास इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हो या एप्पल के फोन हो, यही लोग खरीदते हैं। गाड़ियां भी ये खरीदते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल भी यही खरीदते हैं साहब। और एफएमसीजी की ग्रोथ भी यहीं से आती है। 50 लाख आईटी इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है साहब। ये टूटना शुरू हो गई है। इसकी मुसीबत है कि ये 50 लाख से 25 लाख पे आएगी। क्यों? अमेरिका ये कहता है कि मुझे अब आपके वो आईटी के सोर्स कोड वगैरह नहीं चाहिए, वो मेरा एआई काम करता है। अभी पिछले हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट ने 12,000 लोग निकाले, द बिगेस्ट एवर रिट्रेंचमेंट, छठवीं। अब 12,200 टीसीएस में निकाले हैं। दिस इज द टिप ऑफ आइसबर्ग। आप आने वाली जो सुनामी है ना, उसको पढ़िएगा। दुनिया में सुनामी कल आई थी, ट्रंप की सुनामी आज से शुरू हुई है, और आपको काली दिवाली के रूप में इस सीजन में नजर आएगी साहब। इस सीजन में जहां पे करोड़ों रोजगार कहां जाएंगे नहीं पता, और भारत के प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं। चुप रहने से समस्याएं सॉल्व नहीं होती। आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा, या तो आप इधर हैं या उधर हैं।
आपने खेल तो खेल लिया मल्टी अलाइनमेंट का, अब उसका खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहिए। आप जी। रशिया से हो सकता है तेल बंद कर लेंगे, और क्या मिलिट्री वेयर बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पुतिन साहब हिंदुस्तान में आ रहे हैं, शायद अगले महीने ही आ रहे हैं। उनके साथ एक बड़ी डील होने जा रही है। और आज ही ट्रंप साहब ने कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, और रशिया के साथ मिलकर ये दोनों डेड इकोनॉमी सिर्फ नीचे ही जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। मुझे तो बहुत इंसल्ट फील हुआ, ह्यूमिलेशन फील हुआ कि हाउ कैन दे से इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी। ये बात मोदी की नहीं है, ये बात दिनेश वोरा, संजीव श्रीवास्तव और भारत के 140 करोड़ लोगों की, उन जीवंत लोगों की है जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं, खेतों में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं, एक भिन्न भिन्न किस्म के जो एरियाज हैं, वर्क एरियाज, वहां पे काम करते हैं। आप उनका अपमान कर रहे हो। हम डेड इकोनॉमी है क्या? क्या हम अपने लिए खाना नहीं जुटा पाते हैं? लेकिन डेड इकोनॉमी हम तब होते हैं जब हमारी लीडरशिप हमें प्रोटेक्ट नहीं करती और हमारी आत्मा पे लगी चोट को सुधारने का काम नहीं करती है। बिल्कुल, संजीव बिल्कुल। जी, देखिए सिचुएशन इज प्रीटी बैड। WTO इज गॉन एंड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज देयर। और ये सिर्फ एक आदमी की विम्स एंड फैंसी भी चलता है, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। राइट सर, आपने बहुत तफसील से, मैंने इसलिए टोका नहीं, मेरे सर ये कुछ सवाल इसी से समाहित थे, आपने लगभग सभी को साफ कर दिया। मैं अब विकल्प क्या है हमारे पास? देखिए आपने कह दिया, और डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो तो बिल्कुल बख्शने को तैयार नहीं। मोदी जी को जो था, और हमारे को तो देश की चिंता है, और आपने कहा कि मोदी जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अभी उन्होंने जब जब उसको पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख को लंच कराया था, तो थैंक्स हो गया है, वो डील हो गई, उनकी तेल की डील हो गई है। इधर आपने 6 भारतीय कंपनी को, तो अब विकल्प क्या है सर, जो आप कह रहे हैं कि काली दिवाली एक होने वाली है, जो आप, और आपने कहा टीसीएस जैसे लोगों ने चटनी, और सब तरफ हो रहा है हाहाकार की स्थिति, तो कैसे रोकें इसको? क्या है विकल्प, क्या है सिवाय ट्रंप साहब के? आपने कहा सरेंडर की भी बात की, सरेंडर हो जाइए, बस यही है क्या? क्योंकि ये भी आ रहा है कि वो चाहते हैं आप हमारा कृषि का जो पूरा व्यापार है हमारे लिए खोल दीजिए। क्या इसके पीछे चीजें, और क्या विकल्प है? टिप्पणी आपकी। विकल्प है ही नहीं। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू। फ्रांस ने क्या कहा कल? हमने गौर नहीं फरमाया उसके ऊपर। उसके अंदर आपको उत्तर मिलेगा आपके प्रश्न का। ईयू की चीफ उर्सुला वॉन्डर लेयन, जिन्होंने समझौता किया 27 देशों के बिहाफ पे 15% टैक्स का, और वो एक पैसा भी टैक्स नहीं मारेंगे अमेरिकन गुड्स पे। $600 बिलियन का निवेश करेंगे अमेरिका में, $750 बिलियन का 3 साल में तेल खरीदेंगे। फ्रांस ने इसकी मजम्मत की, लेकिन एक देश ऐसा है हंगरी, उसने क्या कहा, उसके शब्दों पे गौर करो तो आपको पता लगेगा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हैड उर्सुला इन ब्रेकफास्ट। उर्सुला कौन है? ईयू की चीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने उर्सुला वॉन्डेयर को ब्रेकफास्ट पे खा लिया, खत्म कर दिया। और फ्रांस कहता है मैं बहुत गुस्से में हूं, हमने सरेंडर कैसे किया। लेकिन क्या फ्रांस उस समझौते से बाहर आएगा कि ईयू के, अमेरिका का विरोध करने के लिए? नहीं। अगर मैक्रो विरोध नहीं कर सकता, कीर स्टॉर्मर विरोध नहीं कर सकता, जर्मनी के मर्स अगर विरोध नहीं कर सकते, इटली की मेलोनी विरोध नहीं कर सकती, आपको लगता है कि मोदी विरोध कर सकते हैं? एक शख्स है जो विरोध कर सकता है और खड़ा रह सकता है, जो जवाब भी दे सकता है, चोट भी दे सकता है, और अपनी मर्जी से अपनी शर्तें बनवा सकता है। उसका नाम है शी जिनपिंग। जवाब देने के लिए रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए ना। वो रीढ़ की हड्डी कहां है हमारे अंदर? क्या कोई चाइना का व्यक्ति इलीगल हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के चाइना भेजा गया था क्या? आप मुझे अगर याद आता हो तो बताइए मुझे। भारत में प्लेन भर भर के आए ना, चाइना क्यों नहीं गए साहब? हिम्मत थी तो चाइना में भेज देते। अगर हिम्मत थी तो रशिया में भेज देते, वहां भी कुछ इलीगल रशियन भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो वहां क्यों नहीं भेज दिया उन्होंने? मैंने कहा रीढ़ की हड्डी की बात है। विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी दरअसल हमारे क्षेत्रों को सफर करना मंजूर करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं। ही विल लेट द इंडियन सफर, ही विल लेट इंडियन डिफरेंट वर्क स्टेशन सफर, ही विल लेट इंडियन पीपल सफर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब।
मोदी जी का इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है साहब। लोग गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं साहब। वो सिर्फ सत्ता के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। उन्हें इस देश से कुछ लेना ही नहीं है साहब। ना देना है ना लेना है। ये देश गर्त में जाता है तो भी चला जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर बोझ पड़ता है तो भी पड़ जाए साहब। ही इज नॉट बॉदर्ड। जो आदमी 26 विधवाओं के घर पर नहीं जा पाया, एक के भी दर्शन नहीं कर पाया किसी को जाके, जो आदमी अपनी 2 घंटे की स्पीच में एक बार भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दर्शा पाया, वो क्या करेगा? जो आदमी आज तक मणिपुर नहीं जा पाया, अपना देश था ना, पराया तो नहीं था ना साहब, कोई पड़ोसी मुल्क थोड़ी था। तो दर्द होना चाहिए ना, संवेदना होनी चाहिए, वो टीस होनी चाहिए सीने के अंदर। जब वो टीस होगी तो आप मुल्क के बारे में महसूस करेंगे। जब टीस नहीं होगी तो फिर सरेंडर करो। उनको क्या करना है? उनके हवाई जहाज हैं, गाड़ियां हैं, लेट हिम एंजॉय सर। बिल्कुल, We will बिल्कुल। फिर suffer, sir. आपने We are going to suffer. You will suffer, I'll suffer, and people will suffer. एग्ज़ैक्टली हम लोग को अब यही सामने दिख रहा है, बड़ा भयावह हालात है। जैसे है कि यूएस को हम दवाएँ भी करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स है, ऑटो पार्ट्स है, जेम्स ज्वेलरी है और आप बाकी हीरा है, तमाम जो है हमारा है। वो जो उन खुद पर भी कुछ चीज़ें उन पर लागू हो रही हैं, उनको भी कुछ नुकसान होने वाला है, ऐसा है। हालाँकि वो तो ऐसा है, वो समुद्र है, अगर एक एक आध म आप ग्लास पानी निकालिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के वो जो स्थिति, उस पर एक छोटी-सी आपकी टिप्पणी, फिर मैं आखिरी सवाल करूँगा। अमेरिका की जी, ये देखिए। जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया से जो हो रहा है उनके पास, उस पे क्या कुछ आप जो वहाँ महँगा हो जाएगा या हमारा, तो हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, हम बर्बाद हो जाएँगे, जो उसने किया है। देखिए, एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है। पहला तरीका ये होता है कि आपके जो माल गया वहां पे, तो आप उस पर ड्यूटी मार देंगे, वो 100 रुपए की चीज 125 रुपए की हो जाएगी, 130 की हो जाएगी। दूसरा, फिर वहां से एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि जो माल आप 100 रुपए का बेच रहे हो, 70 का बेचो। नहीं बेचोगे तो मैं लूंगा नहीं। चाइना क्यों सक्सीड कर रहा है अमेरिका के साथ में? सोचिए ना, अगर उसके पास 20%, 30%, 50% टैक्सेस हैं, वो क्यों सक्सीड कर रहा है? वो सक्सीड इसलिए कर रहा है कि वो कहता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन तुम ले लो, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। एक काम करो, थोड़ा सा तुम बेयर कर लो, 20% है, 10 तुम बेयर करो, 10 मैं बेयर कर लेता हूं। और मैं अपने लोगों को कहता हूं कि तुम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कट करो। या फिर वो सरकार इनडायरेक्टली उनको एक सब्सिडी देती है कि मैं तुमको सब्सिडी देता हूं ताकि तुम्हारे लॉसेस को मैं कॉम्पनसेट कर सकूं। चाइना कॉम्पनसेट करता है साहब, इंडिया नहीं करता। हमारे जो कॉम्पनसेशन है ना, वो रिश्वत के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी सरकार सिंपैथेटिक नहीं है वहां पर। चाइना सिंपैथेटिक है। वो उनके लॉसेस को दरअसल कॉम्पनसेट करने को तैयार है। दूसरा, वो अपने माल को दूसरे देशों के द्वारा वाया करके भेजने को भी तैयार है। उसके पास वो सारे साधन हैं। देखिए, आप चाइना से निकले, फट से वियतनाम में आ गए, लाओस में चले गए, कंबोडिया चले गए, थाईलैंड चले गए, साउथ कोरिया चले गए, साथ ही लगे ना, सारे आजू बाजू में ना, सारे के सारे। अब किसी को क्या पता कि अंदर का माल किसका और कौन सा नहीं है? आप हर पीस को वेरीफाई थोड़ी करेंगे। अल्टीमेटली इंडिया में जो एफटीओ होता है यूएई का, जो यूएई से जो इंडिया माल आता है, यूएई में फैक्ट्री थोड़ी है। माल चाइना से जाता है, वहां वेयर हाउस में चला गया, वहां पे लेवल चेंज हुआ, उस पर लिखा गया असेंबल्ड और मेड इन यूएई, इंडिया में आ गया, 0% ड्यूटी है। तो घुमाने के 100 रास्ते हैं आपके पास, घुमाने के 100 रास्ते हैं। चाइना ने इस चीज को बड़ी स्मार्टली हैंडल कर लिया है। हम नहीं कर पाए। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम किसके थ्रू सामान भेजेंगे। लेकिन हाँ, अमेरिका के अंदर जो अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं आया है, जो महंगाई का आना चाहिए, मैं आपको पहले बता दूं, जिस चीज की कल्पना की जा रही है कि वहां महंगाई का बम फूटेगा, वो अभी तक नहीं फूटा है। जी, उसका अंदाजा हमें शायद क्रिसमस के दौरान होगा, अक्टूबर नवंबर के दौरान होगा, कि जब ये हायर टैरिफ के साथ चीजें वहां पर आएंगी तो कितना बर्डन अमेरिका के लोगों के ऊपर पड़ने जा रहा है। लेकिन ट्रंप साहब ने बड़ी चतुराई से उनके बर्डन को रिड्यूस कर दिया है, उनके टैक्सेस को रिड्यूस किया। आपने नोट नहीं किया होगा, जो नया बिग ब्यूटीफुल बिल आया है, जहां लोगों के टैक्सेस के अंदर कटौती की गई है, वहां पर वो टैक्सेस में कटौती इस रूप में की गई है कि यहां से जो एक्स्ट्रा चीजें महंगी होंगी, वो उनको वहां पे कॉम्पनसेट कर देगा। तो अमेरिकन नागरिकों के ऊपर कोई, मुझे लगता है कि अगर वो बैलेंसिंग देखा जाए, तो हो सकता है 10%, 15% तक का इम्पैक्ट आए। इतना वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और आई विल कीप ए वॉच ऑन द इन्फ्लेशन फिगर्स ऑफ अमेरिका इन कमिंग 6 मंथ्स। तो खासतौर से क्रिसमस से पहले जो उनकी मेन सेल्स हैं, जो अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं, सितंबर में सारे वेयर हाउसेस फुल हो जाते हैं, दुकानें, स्टोर्स फुल हो जाते हैं, तो क्रिसमस नए साल की परचेजिंग स्टार्ट हो जाती है।
अक्टूबर नवंबर में पीक होना शुरू हो जाता है। यहां पे आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और इन्फ्लेशन फिगर्स क्या कहते हैं, और साथ में इसका इम्पैक्ट वहां के जो जॉब्स के ऊपर वो कितना है। अ, मुझे लगता है कि शायद इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, मेरा अनुमान है ये। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि वो उधर से कॉम्पनसेट हो रहा है बिग एंड ब्यूटीफुल बिल के द्वारा। उनके जो टैक्सेस में कटौती हुई है ना, तो उनको कुशन मिल गया लोगों को। तो थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होगा, बट मैं 10% से ऊपर का इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं करता किसी भी हालत में। 100 का माल 110 में है, क्योंकि चाइना कुशन दे रहा है उसको, बहुत बड़ा कुशन दे रहा है। हम कुशन दे सकते हैं, डिपेंड करेगा कि इंडिया के प्रोड्यूसर कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं लॉसेस को, और क्या 100 को 80 में बेच सकते हैं। दैट इज द मेजर प्रेशर। वॉलमार्ट जैसे जितने बड़े हैं, बाकी जो इंपोर्टर्स हैं, दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया राइट नाउ। रिड्यूस द कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट। तो कॉस्ट रिड्यूस होती है तो टैक्स रिड्यूस हो जाता है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री दैट वे। वहां पे मैं ज्यादा समस्या नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है 10% तक का एक राइज होगा तो होगा, दैट्स मार्जिनल सर। जी। राइट सर, से मैं अंतिम सवाल करूँ, आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया कि जो आने वाले दिन आपको बहुत भयावह दिख रहे हैं कि करोड़ों रोजगार जाने वाले हैं भारत में, जो ट्रंप जिस तरीके से हमारा करोड़ों करोड़ों रोजगार चले जाएंगे, और जो हमारी आर्थिक, वैसे ही हम बहुत दिखने को जरूर है, लेकिन गुब्बारा है, उसमें सुई चुभी कि हम बिल्कुल ब्लास्ट होने की जैसी स्थिति होगी। दूसरा विकल्प हमें कोई दिखता नहीं है, आपने बिल्कुल साफ कर दिया। ये जो सब चल रहा है, जितनी चीजें हैं, ट्रंप का खेल, और हम क्या, ये जो अभी परसों हुआ, परसों जो मोदी जी से कहा गया था कि आप उनका नाम तो नहीं ले पाए, पीछे कहीं जो भय या दहशत यही लगती है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि दुनिया का कोई देश, तो क्या वो यही दिखा रहे हैं कि दुनिया का देश, उसका कहीं उनको ये है कि तत्काल, और क्या कोई वापस जैसी है कि वो जो कहता है यूटर्न भी कभी मारता है, ऐसी कोई स्थिति है? सब पर एक अंतिम नोट आपका, जितना संक्षिप्त और सारगर्भित होगा, और क्या कुछ वही कि काली दिवाली हम देखने वाले हैं, ये आने वाला जो दिन है बहुत मतलब बद से बदतर दिन होने होने जा रहे हैं, वैसे ही हम जी रहे हैं कि वो कहते थे अच्छे दिन, बुरे दिन, और अति भयावह, अति बुरे दिन हमारे देश के आ रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं? सब पर एक नोट। मैंने काली दिवाली शब्द जानबूझ के यूज किया, मैं यूज नहीं करना चाहता था एक्चुअली। लेकिन जब करोड़ों लोग सफर करेंगे तो दिवाली काली ही होगी ना उनकी। जो रोजगार की परिस्थितियां है ना हमारी, वो बहुत खतरनाक होती चली जा रही हैं। कोई सोच नहीं रहा है कि हम एक इकोनॉमिक क्वैगमायर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। एक आर्थिक दलदल होती है ना, हम उसमें चले गए हैं, वहां से निकलने के चांस नहीं है। सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सरकार को लगता है इकोनॉमी चल रही है, चलने दो। लेकिन इकोनॉमी लूट खसोट की इकोनॉमी है। जो जीएसटी है वो जीएसटी नहीं है, इट्स एक्सटॉर्शन एक्चुअली। द मनी इज बीइंग स्नैच्ड फ्रॉम योर पॉकेट सर, मनी इज नॉट टेकन फ्रॉम यू। जब आपसे कोई लूट खसोट पे उतर आए और उसके बाद कहे कि देखो मेरा टैक्स कितना बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उस पर लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप टैक्स नहीं ले रहे हैं। आप दरअसल एक तरह से रंगधारी वसूली कर रहे हैं लोगों से। और जो पहले 10 रुपए की चीज आती थी वो 20 रुपए की है, तो पहले 10 रुपए पे 18% टैक्स आता था, 20 रुपए पे आएगा। और अब आप जीएसटी के अंदर रिवीजन चाहते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जो पिछले 2 महीने में हमने देखा है टैक्स कलेक्शन में। तो आने वाले दिनों में डाउनफॉल और होगा। तो सरकार सोचेगी नए तरीके निकालने की, कि जीएसटी का मीटिंग करके रेट्स को रिवाइज किया जाए, 5% स्लैब को ऊपर डाला जाए, 12 वाले को वहां डाला जाए, 18 में डाला जाए, 12% खत्म कर दिया जाए। The government will come with all the tricks, but they are not bothered about the job losses. लोग मरते हैं तो मरे साहब, कोई उनको फिक्र नहीं है। They are not bothered about them, sir. हिंदुस्तान में लोगों के मरने की कोई कीमत नहीं है, इंसानी जान की कीमत नहीं है। कोरोना में 50 लाख मर गए और ये 5 लाख कहते हैं। जो आदमी अपने देश के मृत्यु प्राप्त लोग हैं सारे, उनके आंकड़ों के अंदर हेरा फेरी करे, उनकी अनैतिकता को किस रूप में देखा जाए। अधर्म और पाप, दो ही चीज हैं जो सरकार को एक तरह से कहा जाए तो व्यक्त करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। अब मुझे तो शर्म आती है, लेकिन हमारे लिए दिन बहुत मुश्किल है। आई थिंक वी आर गोइंग टू सफर। और ये 25% नहीं है साहब, इट विल क्रॉस विद द पेनल्टी 50%। वी आर हेडिंग फॉर ए वेरी वेरी डिफिकल्ट डेज, एंड आई बिलीव इस दलदल से निकलना आसान नहीं होगा। मोदी जी, पर्सनल दुश्मनी तो हट जाओ भैया। मैं तो कहता हूं, अगर किसी को लगता है कि ट्रंप इज वेरी एंग्री विद मोदी, तो मोदी जी इस देश की खातिर हट क्यों नहीं जाते? लेट सम अदर प्राइम मिनिस्टर कम। हो सकता है उससे हमारा देश बच जाए। लेकिन मोदी जी तो देश से बड़े हैं ना। मोदी जी कैसे छोड़ देंगे? मोदी जी तो देश से बड़े हैं, भारत से बड़े हैं, ब्रह्मांड के स्वामी है ना।
हाउ ही कैन गो? और जो लोग सुबह एमपीज बात कर रहे थे कि मोदी जी बचा लेंगे, मोदी को खुद नहीं पता क्या करना है, सिवाय इसके कि ही विल सरेंडर एंड ही विल साइन ऑन द डॉटेड लाइंस। मार्क माय वर्ड्स। और ये प्रोग्राम में मैंने पहले भी कई बार वर्ड्स कहे हैं कि सामने पेपर रखा जाएगा, पेन रखा जाएगा और कहा जाएगा साइन करो। जैसे ईयू ने किया, जापान ने किया, वियतनाम ने किया, इंडोनेशिया ने किया और बाकी कंट्री भी करेंगे। इंडिया को भी साइन करना पड़ेगा, बचेगा नहीं कोई। और ही विल साइन, ही विल सेक्रीफाइस। आप क्यों किसानों की चिंता करते हो? क्यों दुग्ध उत्पादकों की चिंता करते? ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट देम सर। वो इस देश की ही चिंता नहीं करते तो किसान कहां से आ गए साहब? अगर चिंता होती तो फिर बात ही क्या थी? ये राइट देश सर। संवर ना जाता, ये देश संवेदनहीन ना हो जाता साहब। जी। राइट सर। नहीं, बिल्कुल बेशक आपकी चिंता से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे और वास्तव में हम लोग चिंतित हैं। और जो वो खेल रहे हैं, जो टैरिफ वार और जो उन्होंने सारा कुछ भारत को लेकर रच रखा, और आप बहुत मुफीद बात कह रहे हैं कि यदि वास्तव में आपके लिए नेशन फर्स्ट है और कहीं आपकी अदावत हो गई है तो छोड़ दीजिए। और आपने जो कहा, आप तो हर चीज तो छुपा रहे हैं। वो 5 जो हमारे जहाज अगर बता भी देंगे तो कौन सा ऐसा आप कोई आपकी नाक नहीं कट जाने वाली है कि जो सही है वो सही बोल दीजिए ना। और जो हो क्या सकता है क्या देश हमने के 1962 की जंग में डिक्लेयर नहीं किया कितने लोग मरे और कितना नुकसान हुआ? क्या 65 में डिक्लेयर नहीं किया? क्या 71 में डिक्लेयर नहीं किया हमने? क्या कारगिल में डिक्लेयर नहीं किया क्या हमने? ये जो दोहरा चरित्र, दो तरह की बातें, और मतलब वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये इस तरह की चीजें ये उचित नहीं। और देश इससे सफर कर, और जो आप बता रहे हैं ये वास्तव में चिंता की बात है। और हम तो अब ईश्वर ही हमारे लिए है, बाकी तो जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सत्ता को संभाले हुए हैं, वो तो ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो हम ईश्वर के भरोसे रहेंगे कि ईश्वर कुछ सद्बुद्धि शायद ट्रंप को दे दे, उसको तरस आ जाए 140 करोड़ भारतीयों पर। और आप जैसा कह रहे हैं मोदी जी को तो नहीं आ रही। आपने बहुत शानदार तरीके से पूरे को डिस्क्राइब किया कि टैरिफ जो चल रहा है, जो 25% थोपा, इसके कितना ज्यादा है, इससे डबल और कहीं कुछ और ऊपर है, ऐसा जो आप बता रहे हैं। निश्चित तौर पर चिंता का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दिनेश सर, शुक्रिया। मित्रों, आप सुन रहे थे दिनेश के बोहरा साहब को। हम लोग बात इस पर कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, आमादा है कि भारत उनके निशाने पर तो अब तक मोदी थे, और मोदी के बाद सीधे जिस तरीके से उन्होंने एक ले लिया है निशाने पर, और कहीं ना कहीं करोड़ों करोड़ों जॉब चले जाना, ये चिंता और काली दिवाली निश्चित तौर पर भयावह एक दस्तक जैसा कहीं दृश्य है, जो दिनेश के वोरा साहब ने स्पष्ट तौर पर बता दिया। तो मित्रों, ये पूरा दृश्य, पूरी जो स्थिति है, हम तो यही कहेंगे पुनः कि ईश्वर अब हमें कहीं बचा ले। लेकिन अब जो होना है सो होना है। ट्रंप अभी तो हमारे ईश्वर है, और ये जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल जो ईश्वर तुल्य मानते हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरी चर्चा पर? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।